చెబితే రాలేదు, బీజేపీ అడుగుతే రాలేదు, కాంగ్రెస్ పంపితే రాలేదు. నేను ఆ మూడు పార్టీలకు గురి పెట్టిన ప్రజా బాణమై వస్తున్నా. रायलसीमा वाले आके यहाँ दादागिरी करे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जेलानी। तेलंगाना डिबेट में आपका खैर मकदम। आज बात करेंगे तेलंगाना में नई सियासी पार्टी की। टीआरएस చెబితే రాలేదు, బీజేపీ అడుగుతే రాలేదు, కాంగ్రెస్ పంపితే రాలేదు. నేను ఆ మూడు పార్టీలకు గురి పెట్టిన ప్రజా బాణమై వస్తున్నా. रायलसीमा वाले आके यहाँ दादागिरी करे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला अंजानी वाईएसआर की हादसाती मौत के बाद उनके फर्जंद जगन मोहन रेड्डी ने अपनी जानशीनी का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मौका नहीं दिया। तब ही जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर सीपी के नाम से नई पार्टी तश्कील दी और रियासत भर में पुरसा यात्रा के जरिए अपनी सियासी मुहिम का आगाज किया। इसी दौरान जगन मोहन रेड्डी को आमदनी से ज्यादा दौलत जमा करने के मामले में जेल जाना पड़ा। वाईएसआर की बेटी शर्मिला ने भाई की पुरसा यात्रा का अहिया किया। रियासत की तकसीम के 5 साल बाद जगन मोहन रेड्डी ने एपी में इख्तिदार हासिल किया। जगन मोहन रेड्डी ने इख्तिदार पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए बहन और मां को सियासत से दूर रखा, लेकिन शर्मिला ने तेलंगाना से नई सियासी इनिंग शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने खम्मम में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया। हैदराबाद से खम्मम तक लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। शर्मिला ने टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर तनकीद की। टीआरएस ने पानी, मुलाजिमत और फंड्स का नारा हासिल करके इंसाफ दिलाने का वादा करके इख्तिदार हासिल किया, लेकिन अवाम को इससे फायदा नहीं हुआ, ये कहना है वाईएसआर सीपी यानी शर्मिला का। तो कांग्रेस अपनी बका के लिए लड़ रही है, बीजेपी ने भी तेलंगाना से इंसाफ नहीं किया। उन्होंने तमाम पार्टियों को एक ही खेत की मूली करार दिया और कहा कि किसी के कहने पर नहीं बल्कि आवाम के लिए पार्टी तश्कील दे रही हैं। यह शर्मिला का कहना है। ఆత్మ గౌరవ తెలంగాణ కోసం డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి రాబోయే జయంతి రోజున జూలై 8, 2021 జూలై 8వ తేదీన మనము మన కొత్త పార్టీని ఆవిష్కరించబోతున్నాం. అదే రోజున మన పార్టీ పేరును, మన పార్టీ జెండాను, మన పార్టీ అజెండాను ప్రకటిస్తామని మీకు సవినయంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. కేసీఆర్ గారు ఎన్నికలకు ముందు ఒకలాగా మాట్లాడతారు, ఎన్నికలు అయిపోయాక ఇంకొకలాగా మారిపోతారు. అయినా నిలబెట్టుకోని హామీల గురించి కాంగ్రెస్ పార్టీ, ప్రతిపక్షం పార్టీ నిలదీయదు కేసీఆర్ గారు. ఎందుకంటే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెరాస పార్టీకి ఎమ్మెల్యేలను సప్లై చేసే కాంగ్రెస్ కంపెనీగా మారింది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ అమ్ముడుపోయింది కనుక కేసీఆర్ గారికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడరు. ఒకవేళ బీజేపీ మాట్లాడితే కూడా మతతత్వం గురించి రెచ్చగొట్టే మాటలే మాట్లాడుతుంది. అంటే బీజేపీ చేసిన అభివృద్ధి గురించి చెప్పుకోవడానికి వారి దగ్గర ఏమీ లేదన్న మాటే కదా. तो सभी पार्टियों को घेरा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी पार्टी के कहने पर वो यहां नहीं आई हैं। तेलंगाना में नई पार्टी नए अज़्म और वादों के साथ वो आ रही हैं, लेकिन कदीम पार्टियों ने मुख्तलिफ खदशात और एहसासात का इजहार किया है। शर्मिला रायलसीमा इलाके में पैदा हुई, लेकिन वो तेलंगाना की बहू हैं। कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने कहा कि रायलसीमा की दादागिरी तेलंगाना में नहीं चलेगी।
शर्मिला कांग्रेस को कमजोर करने आ रही हैं। शर्मिला, अरे नहीं है भाई, हमारा कांग्रेस नहीं, वोट डिवाइड करने के वास्ते आई। वोट डिवाइड करना ना, रायलसीमा वाले है ना, वो जीतने के वास्ते नहीं लड़ रही, वोट डिवाइड करने के वास्ते यहां लड़ रही। उसका फायदा कहां मिलता? जहां पैसे गए वहां ढूंढना, तो वहां मेहनत करी, गांव-गांव फिरी, जेल में इस वक्त गांव-गांव में फिरी, पाद यात्रा करी, वहां तू फैसला करने के बाद यहाँ आने के बाद मैं यहाँ की बहू, कौन आपको कोई क्वेश्चन करे क्या? अरे बहू है, बहू हम कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, पर तुम्हारे पिताजी नहीं बोले क्या यहाँ है वो तो वीसा लेना बोल के बोला नहीं बोला? फिर तुम कौन सा आइडिया से आके यहाँ कांग्रेस को खत्म करना देखते? हम नहीं लड़ रहे क्या? कांग्रेस वीक है क्या? यहाँ बराबर लड़ रहा इश्यू पे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, हर कांग्रेस वाला होना, जनार्दन रेड्डी क्यों मर गया ये भी हिसाब किताब होना, ऐसा लीडर को फूलेशन करके मार डाले, मेरे को मालूम है। अब वो भी ये तेलंगाना वाला अपने जिम्मेदारी जैसा तेलंगाना के वास्ते जान की कुर्बानी दिए, अपना भी प्रेस्टीज है, तेलंगाना वालों का प्रेस्टीज है। रायलसीमा वाला आके यहाँ दादागिरी करे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आइए इस पूरे मामले पर बात करेंगे कि क्या तेलंगाना में वाकई नई सियासी जमात के लिए कोई गुंजाइश है। इस सिलसिले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद सलीम, सेक्रेटरी तेलंगाना कांग्रेस कमेटी, और टीआरएस लीडर कृषांक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मतीन मुजद्दिदी, तर्जुमान वाईएसआरसीपी तेलंगाना, और साथ ही हनीफ अली साहब जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, तेलंगाना में वक्फ के रुकन है, वक्फ सेंट्रल के रुकन भी हैं। तमाम मेहमानों का खैर मकदम है। पहले जानना चाहूंगा, टीआरएस से मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा शर्मिला ने अपनी जो बात की है वो मौजूदा सरकार को बहुत ही क्रिटिसाइज किया है। कृष्ण, क्या लगता है सरकार को, चूंकि कोई भी नई पार्टी आती है तो यहां पर मौजूदा सरकार या फिर जो मजबूत पार्टियां हैं उनको निशाना बनाया जाता है, टीआरएस को काफी निशाना बनाया गया है शर्मिला की तरफ से। पहला सवाल, तेलंगाना में क्या वाईएसआरसीपी के लिए सियासी जमीन है? कृषांक जी, पहले तो उसका नाम वाईएसआरसीपी है या नहीं है, उसका नाम क्या है भी पता नहीं है, एजेंडा भी क्या है पता नहीं। अभी तो वाईएसआरसीपी टीएस के नाम से बताया जा रहा है। जी जी जी, जी। तो अभी तक तो उनका एजेंडा सिर्फ एक ही है, वहां यहाँ पे सत्ता पाना, सियासत पाना, कुर्सी पाना, बस। उससे ज्यादा कुछ एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में उनको मौका नहीं मिला, जगनमोहन रेड्डी साहब ने उनको मौका नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे आ रहे, यही मकसद लगता है। क्योंकि तेलंगाना 60 साल लड़ने के बाद तेलंगाना को हमने हासिल किया है जी। ये मोहतरमा कौन थे? तेलंगाना के खिलाफ थे। इन्होंने जय समय केंद्र का नारा चुना, बहुत प्रयत्न भी किया इन्होंने, और दूसरे पार्टीज ने भी प्रयत्न किया कि तेलंगाना ना आए, और उन्होंने रैलीज भी किए, बहुत सारे मीटिंग्स भी किए। तो आज क्यों जय तेलंगाना बोलने को उनको याद आया? क्योंकि सत्ता चाहिए उनको जी। कल पंजागुट्टा से जब वो खम्मम जा रहे थे उनके मीटिंग के लिए, पंजागुट्टा में उनको राजशेखर रेड्डी जी का वो मूर्ति मिला, खुश है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बड़े नेता थे। पर वही गन पार्क के पास तेलंगाना के बहुत सारे जो लड़के शहीद हुए, उनका जो स्मारक है वो क्यों उनको दिखाई नहीं दिया? खम्मम में जहां पे उनका मीटिंग हुआ वहां पे भी तेलंगाना के शहीदों का स्मारक है, वहां भी उनको कुछ वो दिखाई नहीं दिया। क्योंकि हम एक ही बात बोलना चाहते, तेलंगाना जबान से नहीं दिल से आना चाहिए। उन्होंने हमें प्रश्न किया कि कांग्रेस सरकार में ये हुआ वो हुआ। मैं नागार्जुन सागर से आपके साथ बात कर रहा हूं, जुड़ा हुआ हूं। ये मेरे पीछे गवर्नमेंट की एक ट्राइबल स्कूल, ट्राइबल वेलफेयर स्कूल है जो तेलंगाना राष्ट्र सरकार केसीआर जी ने बनाया। 4 माले है, ये 4 फ्लोर बिल्डिंग है। ये ऐसा कोई कभी गवर्नमेंट स्कूल कांग्रेस के सरकार में बना गया नहीं। उस पर चलिए बात करेंगे, कांग्रेस ने क्या किया। आप 7 साल से हैं, बात यही है कि नई सियासी पार्टियां जब भी बनती हैं तो कितना कुछ एजेंडा लेकर आती हैं। हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब भी हैं, सेक्रेटरी हैं तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के। सलीम साहब, क्या लगता है, कांग्रेस की तरफ से भी इल्जाम लग रहा है कि अब, जैसा कि वी हनुमंत राव ने कहा कि अब दादागिरी नहीं चलेगी रायलसीमा की, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए वो आ रही हैं। क्या एजेंडा है या शर्मिला का? देखिए, शर्मिला जी जो अभी कल जो है ना मीटिंग करके, इससे पहले भी अनाउंस किए थे कि कोई पार्टी जो है ना तेलंगाना में लॉन्च करना चाह रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी के लिए चाहे वो शर्मिला जी रहो या शरारती जी हो,
निर्मला जी रहो या प्रेमिला जी रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कई लोग, कई लीडर्स, कई पार्टियां आते हैं जाते हैं, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है जी। इसका स्ट्रॉन्ग कैडर है, इसके लीडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एक मंसूबे के तहत, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के तहत जो है ना कांग्रेस पार्टी काम करती है। ऐसा नहीं कि जो है ना कुछ दिन के लिए आए चले गए फिर अपनी पार्टी बंद करके वापस चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आओ कि कांग्रेस पार्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक, हनीफ अली साहब बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हनीफ साहब, तमाम सियासी पार्टियों को जो तेलंगाना में काम कर रही है, टीआरएस हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब एक खेत की मूली हैं, सब एक जैसे हैं, ये बताया शर्मिला ने कल। जिस तरह से लगता है इल्जाम इस तरह से टीआरएस पर कि उसने अपोजिशन को यहां खत्म किया, अपोजिशन की जगह कहीं ना कहीं वाईएसआरसीपी या कहें कि शर्मिला को लगता है कि खाली है जगह, उसको भर्ती की जा सकती है। बीजेपी को क्या लगता है कि थोड़ी सी जगह अपोजिशन की बीजेपी को मिल रही थी, जैसा जीएचएमसी में हमने देखा था। अब बीजेपी के लिए एक और चैलेंज है तेलंगाना में। हनीफ साहब देखिए, सबसे पहले तो ये है कि शर्मिला जी आने से कोई भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ने वाला नहीं है जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश पर राज कर रही है और देश के कई स्टेटों पर राज है। और अभी जो 5 असेंबली चुनाव हुए हैं, जिसमें अभी बंगाल का तो चल रहा है जी, तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी सरकार बनाएगी, आसाम में भी सरकार। तेलंगाना का क्या होगा? तेलंगाना में जो जगह मिली थी और केरला उसके बाद ऐसा लगता है कि शर्मिला फुल स्टॉप लगा सकती हैं। उसी का जवाब दे मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश पर राज कर रही है जी, और भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो शर्मिला जी आने से कोई भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आंध्रा बेस्ड पार्टी है और उनके भाई वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ पर उनको छोड़ा गया है कि यहाँ पर भी वो कुछ सीट ला सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो सिंगल डिजिट भी यहाँ पर सीट नहीं ले पाएंगे। नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो क्या करेंगी, क्या होगा। या टीडीपी हो जी, ये दोनों पार्टियों का नहीं, मैं बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये कोशिश है ठीक, और हर सियासी जमात को कोशिश करना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए बिल्कुल। लेकिन आप जो भारतीय जनता पार्टी जो अभी इस वक्त जो आपने कहा कि अपोजिशन की हैसियत से उभर रही थी जी, और ये आपको बताता चलो कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना स्टेट में सरकार होगी। चलिए ठीक, मैं अब आखिर में रुख करूंगा। मतीन मुजद्दिदी साहब तर्जुमान हैं इस वक्त वाईएसआरसीपी तेलंगाना के लिए। आखिर में मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि आपने टीआरएस को सुना, कांग्रेस को सुना, बीजेपी को सुना। क्या वाकई तेलंगाना में शर्मिला की नई पार्टी जो 8 जुलाई के बाद वो एक्शन लेंगी, बाकायदा तश्कील देंगी पार्टी, क्या अपोजिशन की जगह खाली है? वाईएसआरसीपी के तेलंगाना में आने की वजह क्या है? मतीन मुजद्दिदी साहब। देखिए, तेलंगाना में शर्मिला मैडम की जो पार्टी है वाईएसआर, उसके आने की वजह यह है कि तेलंगाना का डेवलपमेंट चाहती हैं शर्मिला मैडम जी। तेलंगाना राजशेखर रेड्डी साहब के टाइम पे इतना डेवलप था, 4% रिजर्वेशन दिए थे माइनॉरिटीज को, जिससे कई बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने और कई बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन मिला जी। और हर हिसाब से यानी सिटी के म्युनिसिपल उसमें 4th पोजीशन पे थे, आज है सो 44th पोजीशन पे है। डेवलपमेंट, क्लीनलीनेस और ये सब चीजों में जी। अभी जैसा ये फरमाए कि ये दादागिरी नहीं चलेगी, ये दादागिरी करने नहीं, तेलंगाना को डेवलप करने के लिए आ रहे हैं शर्मिला मैडम यहाँ जी। मैडम को कोई पावर की जरूरत नहीं है और कोई मैडम को ऐसा आके वोट्स डिवाइड करना है। रहा कांग्रेस का, कांग्रेस तो हाई का यहाँ पे है तेलंगाना में, कांग्रेस को तो पूरा खत्म कर दिए हैं टीआरएस गवर्नमेंट।
और टीआरएस गवर्नमेंट का कोई ऐसा खाली वादे है, कोई डेवलपमेंट का काम और कोई कास्ट को भी उन लोग सही तरीके से नहीं देख रहे हैं। आप देखिए 12% रिजर्वेशन का वादा किए थे टीआरएस वाले जी, लेकिन आज 7 साल होने आ रहा है, कोई 12% आने का कोई उम्मीद नहीं है जी। और माइनॉरिटी कॉलेजेस जो थे यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 40 माइनॉरिटी कॉलेजेस थे। 40 माइनॉरिटी कॉलेजेस में से तकरीबन 36 माइनॉरिटी कॉलेजेस के एफिलिएशंस कैंसिल हुए। तो कितने माइनॉरिटी बच्चों का नुकसान हुआ? जब 40 माइनॉरिटी कॉलेजेस थे, 40 माइनॉरिटी कॉलेजेस से 10,000 स्टूडेंट्स माइनॉरिटी स्टूडेंट्स पढ़ के निकलते थे, लेकिन बाद में जो 4 कॉलेजेस रह गए हैं उससे सिर्फ 3,000 स्टूडेंट्स। यानी तेलंगाना अलहदा होने के बाद जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई है तेलंगाना की, आपका मतलब यही है। कृषांक, तेलंगाना अलग होने के बाद टीआरएस ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। शर्मिला ने भी कल कहा था, बहुत सी चीजें गिनवा दी कल शर्मिला ने, आप भी जानते मैं भी जानता हूं। ऐसी क्या चीज है जो तेलंगाना अलहदा होने से पहले और अलहदा होने के बाद क्या डेवलपमेंट टीआरएस के रहे हैं जिस पर फिर भी उंगली उठाई जा रही है, तनकीद की जा रही है? कृष्ण कट हो गया। हेलो, ठीक। सलीम साहब, जिस तरह से शर्मिला ने कल एक बात कही थी कि कांग्रेस अब सिर्फ जो है लीडरों को एक तो गंवा चुकी है, कोई पोजीशन नहीं है, जैसा कि अब मतीन साहब भी खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी अपोजिशन की हैसियत खो दी है तेलंगाना में। अब शायद उसी जगह को शर्मिला हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस के सामने फिर एक नया चैलेंज है शर्मिला की शक्ल में, चूंकि राजशेखर रेड्डी का चेहरा साथ में है उनके, तो कितना मुश्किल होगा कांग्रेस को एक नए चैलेंज के साथ आगे बढ़ने में? सलीम साहब। कांग्रेस पार्टी को कोई भी मुश्किल नहीं होती, इसीलिए कि 2014 से मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। 2014 में जैसा हम 2019 में कोरोना आया था, मैं कहता हूँ कि जो ना 2014 में ही जो है ना हिंदुस्तान पे कोरोना आ गया था जी। यानी कि हिंदुस्तान में मोदी जी जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सारे हिंदुस्तान में छा गया। उसी तरह टीआरएस गवर्नमेंट के केसीआर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, तेलंगाना पर भी कोरोना छा गया था। ये जो है ना इसमें परेशान है, ये कोरोना से परेशान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को किसी भी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आती। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है ना तकरीबन 135 साल पुरानी पार्टी है और जितने डेवलपमेंट्स हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में हुए और तेलंगाना में हुए, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी ही करे थे। जैसा अभी हमारे मतीन साहब बता रहे थे कि 4% रिजर्वेशन कौन दिए? कांग्रेस पार्टी के जमाने में वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे। अब ये और है कि जो ना शर्मिला जी उनकी दफ्तर है, बेटी है, तो पब्लिक शायद उनके लिए जो ना देखने के, बेटी के नाते जो ना देखने के लिए आ रहे, लेकिन वाईएसआरसीपी की तरफ से कोई उनका रेस्पेक्ट या कोई इमेज यहाँ पे पैदा नहीं हो सकता। वो जो है ना तेलंगाना में किसी किस्म का अपना छाप जो है ना, यानी पॉलिटिकल इमेज नहीं बन पाएगी आगे जाकर, क्योंकि कांग्रेस का जो नाम है, कांग्रेस के ही चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी रहे हैं, उनका इस्तेमाल जरूर हो रहा है, लेकिन इसमें जगन मोहन रेड्डी कामयाब हो गए हैं आंध्र प्रदेश में। कृषांक, शर्मिला ने एक सवाल किया कल कि क्या सुनहरा तेलंगाना बना है, यह तनकीद भी की उन्होंने। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे इसीलिए कहा, मैं नागार्जुन सागर में हूं और मेरे पीछे एक स्कूल है। उनके हयाम में कैसे स्कूल्स थे, 1,30,000 जॉब्स हमने दिए, उनके संख्या उनको बताना चाहिए। प्राणहिता चेवेला प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने लिया था, क्या वो हुआ? कांग्रेस देश में थी, पूरे आंध्र प्रदेश में थी, महाराष्ट्र में भी थी, फिर भी प्राणहिता चेवेला नहीं हुआ। पर कालेश्वरम हमने कंप्लीट किया सिर्फ 3 साल में, इसीलिए आज खेती है। करंट शर्मिला ने उस पर भी कहा कि ये ख्वाब, ये काम जो है राजशेखर रेड्डी का था, उसको रीडिजाइन किया है केसीआर ने सिर्फ। देखिए, काम अगर हुआ उनका तो पानी क्यों नहीं आया, डैम्स क्यों नहीं बने? वो रीडिजाइनिंग नहीं, उनका जो था रिजर्वायर्स नहीं थे। आज कोंडापोचम्मा रिजर्वायर, मल्लन्ना रिजर्वायर,
सरस्वती, लक्ष्मीपुर, बहुत सारे बैरेजेस और रिजर्वायर्स है, इसीलिए आज इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, उनके टाइम में 200 रुपए का पेंशन उनका था, हमारा 2016 रुपए। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक 1,16,000 रुपए क्या उनके सरकार में था कभी? केसीआर किट अगर बच्ची पैदा होती तो 13,000, लड़का पैदा होता तो 12,000, ऐसा कुछ उनके सरकार में था? तो बिल्कुल आज सोशल वेलफेयर स्कूल्स रहने दीजिए, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स रहने दीजिए, ओवरसीज फेलोशिप रहने दीजिए, 20 लाख ओवरसीज फेलोशिप स्टूडेंट्स के लिए किसने किया? यहां तेलंगाना राष्ट्र सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार की क्या थी? इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम, करप्शन, देखिए कितने सारे मिनिस्टर्स, आईएएस, आज एक आईएएस भी जेल के तरफ नहीं जा रहा है, पर कांग्रेस की सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स थे आज भी कोर्ट को जाते रहते हैं। वैसा सरकार उन्होंने बनाया। फिर से आंध्र प्रदेश से आके पहले उनको राजनीति से पहले पुलिवेंदुला से वोट शिफ्ट करना चाहिए। उनका जो वोट है पुलिवेंदुला में है, आंध्र प्रदेश में है, तो यहां के लोग क्या पुलिवेंदुला जाएंगे या विजयवाड़ा जाएंगे? कहां जाएंगे? सो तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लिए बात करती है, तेलंगाना के लोगों के लिए बात करती है। हम उनके खम्मम में जहां पे उन्होंने मीटिंग किया, वहां जाके आईटी हब को देखिए। खम्मम में पहले कभी आईटी हब खम्मम में था या वरंगल में था या करीमनगर में था? आज बेहद हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आवाज नहीं पहुंचे। कृषांक, आपकी आवाज हमको पहुंच रही है। हनीफ अली साहब, जिस तरह से टीआरएस अपने सारे काम गिनवा रही है, शर्मिला एक तरफ उस पर पलटवार करती है, कांग्रेस कहती है कि पॉलिटिकल इमेज नहीं बनेगी सिर्फ राजशेखर रेड्डी का चेहरा लेकर आने से, बीजेपी अब अपनी बका की जंग तेलंगाना में कैसे लड़ेगी? आप दावा कर रहे हैं कि 2023 में बीजेपी की सरकार होगी, कैसे? देख लीजिए आप, 2018 के असेंबली चुनाव में सिर्फ हमको एक सीट मिली थी, लेकिन चंद महीने बाद 2019 में जो चुनाव हुए लोकसभा के पार्लियामेंट के, उस चुनाव में हमने 4 सीट जीती जी। कई सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। अगर उसका आप इन्हें जो हमारे पास आंकड़े हैं वो आंकड़ों के हिसाब से अगर देखेंगे तो 119 असेंबली सीट्स में से 67 असेंबली सीट्स में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर रही है और टीआरएस नंबर 2 पर जी। तो जब ही तय हो चुका है कि अवाम तय कर चुकी है। उसके बाद आपके दुबाका का असेंबली चुनाव हुआ जी, वो आपके सामने है। उसके बाद जीएचएमसी के चुनाव हुए, 4 से हम 48 हुए, वो भी आपके सामने है। बिल्कुल। तो ये कोई कहीं इन चीजों को देखते हुए ही शर्मिला की एंट्री हो रही है तेलंगाना में। कुछ जानकारों का यह भी कहना है हनीफ साहब कि शर्मिला की जो एंट्री है तेलंगाना में, वो डिवाइड पॉलिटिक्स भी हो सकती है। यहां पर फायदा किसको और नुकसान किसको लगता है आपको? नहीं, देखिए सुनिए, पहले तो शर्मिला हो या जगन हो, ये दोनों ये तेलंगाना अलहदा नहीं होना उसकी कोशिश कर रहे थे जी। ये इनकी कोशिश थी कि सेपरेट तेलंगाना नहीं होना। तो सेपरेट तेलंगाना कोई केसीआर की वजह अकेले की वजह से बना नहीं है जी। तो भारतीय जनता पार्टी का अहम रोल रहा है पार्लियामेंट में जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेन अपोजिशन थी उस समय, और सुषमा स्वराज जी का बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें, वो सबको पता है जी। और उसके अलावा ये तेलंगाना में जेएसी बनी, जो एक प्लेटफॉर्म पर आई, डॉक्टर जेएसी, एडवोकेट जेएसी, और आपके बहुत लोगों का इसमें ताउन है। ऐसा नहीं कि सभी पार्टियां बाद में धीरे धीरे तेलंगाना के झंडा लेकर आगे आई हैं। सबका योगदान रहा है बिल्कुल। कोई केसीआर अपने सर पे जो सहरा बांध रहे हैं वो बात गलत है। भारतीय जनता पार्टी मतीन साहब और तेलंगाना मतीन साहब, कृषांक ने सारी चीजें गिनवा दी कि अलहदा तेलंगाना होने के बाद टीआरएस सरकार ने क्या काम किए, कांग्रेस के दौर हुकूमत में क्या काम हुआ। अब सवाल यही है कि आंध्र प्रदेश में क्या काम हो रहा है, इस पर भी अब सवाल उठ रहा है कृषांक टीआरएस की तरफ से। मतीन साहब, देखिए ये जो टीआरएस के दौर में जो काम हुआ बता रहे थे कृषांक साहब, वो सिर्फ स्कूल्स के हद तक हुआ जी। असल प्रोफेशनल कॉलेजेस को जो खत्म किया गया, केसीआर साहब माइनॉरिटीज के पूरे कॉलेजेस खत्म करे, और आज 7 साल हो रहा है एक भी माइनॉरिटी कॉलेज को परमिशन नहीं दिया गया है केसीआर साहब। जो बच्चे
पढ़ना चाहते थे उन लोगों को यानी खाली 12th तक रोक दिया जा रहा है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स तक वो नहीं जा सक रहे। और जो राजशेखर रेड्डी साहब के टाइम पे जो स्कॉलरशिप्स थे, वो स्कॉलरशिप से उन लोग फीस रिएम्बर्समेंट स्कीम से उनके सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते थे। केसीआर साहब की हुकूमत आए बाद वो फीस रिएम्बर्समेंट स्कीम उन्होंने रोक दिए, जिससे कई माइनॉरिटीज के बच्चे कॉलेजेस से सर्टिफिकेट्स हासिल नहीं कर सके। जी, कॉलेजेस से सर्टिफिकेट्स नहीं हासिल करने के नतीजे में उनके घर में फाके हो गए। वो बच्चे वो बिल्कुल यानी अपने माँ बाप का, अपने घर का, यानी तालीम को लेकर केसीआर की तरफ से कमी आपको दिखती है। कृषांक, एजुकेशन को लेकर केसीआर की तरफ से कमी नजर आ रही है टीआरएस के लीडर, माफ कीजिए वाईएसआरसीपी के लीडर को, और कांग्रेस को भी कमियां नजर आ रही हैं। देखिए, बीजेपी के जैसे अगर वाईसीपी वाले भी झूठ बात करेंगे तो ठीक नहीं है। फी रिइंबर्समेंट, मैं एक स्टूडेंट लीडर भी हूँ, यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ। फी रिइंबर्समेंट यहाँ पे अभी भी हो रहा है, फी रिइंबर्समेंट नहीं हो रहा है, ये गलत चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, फी रिइंबर्समेंट भी हो रहा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। अभी आइए हमारे साथ, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास लेके जाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूलिंग आज जो कांग्रेस सरकार में नहीं हुई, आज हो रही है। परमिशंस के बारे में उन्होंने बात किया। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर सच में ये शर्मिला जी का पार्टी जो है उनको अगर लड़ना है तो क्यों बीजेपी के साथ क्यों नहीं लड़ने वाले? मेडिकल कॉलेज का एक भी परमिशन नहीं मिला। ठीक है कृषांक, आखिरी सवाल 10 सेकंड में, क्या वोट डिवाइड पॉलिटिक्स तेलंगाना में हो सकती है? टीआरएस को कोई नुकसान? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो किसी ने बात नहीं किया जी। बीजेपी वाले शर्मिला जी के पार्टी को क्यों बना रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बिकॉज मुसलमानों को बोलने के लिए एमआईएम पार्टी है, ठीक, क्रिश्चियंस को बोलने के लिए शर्मिला जी की पार्टी है। यही बीजेपी के बहुत सारे नेता आज बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपको लगता है यहाँ पर वोट पॉलिटिक्स होने वाली है तेलंगाना में? करने वाले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। बहरहाल शर्मिला 8 जुलाई को बाकायदा सियासी पार्टी तश्कील देंगी। तेलंगाना में नई सियासी सूरत हाल वाईएसआरसीपी को लेकर क्या होगी और किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आदाब।